हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 2 ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे ट्रेंड्स ना डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 देख लेना, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट इनऑर्गेनिक के थोड़े से जो है क्लियर करवा दिए हैं, तो उसी का एक्सटेंशन है आज पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, यानी कि आज डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप नंबर 16। थोड़ा सा ना जल्दी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ग्रुप 15 में पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी बता दी हैं, तो पहले भाई वो ज़रूर देख लेना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर ये कर लेना, और फिर अगला लास्ट पार्ट आने वाला है इसका 2 दिन बाद, इसमें हम फ्लोरीन और नोबल गैसेस भी डिस्कस करेंगे, तो फुल ऑन कंप्लीट कर देंगे पी ब्लॉक। कोई बुक देखने की या कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फुल ऑन पैकेज मिल रहा है आपको एक ही वीडियो के अंदर, एक ही सीरीज़ के अंदर, ठीक है। चलिए, तो वही ज़रूरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बस फिर सब कुछ कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला, अच्छा मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली लिख दी है। ऑक्सीजन फैमिली यानी कि ग्रुप नंबर 16, और ऑक्सीजन, सल्फर, सीलियम, टेलुरियम इसके, पोलोनियम इसके एलिमेंट हैं। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, आयनाइजेशन डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज करेगी। ओके, अच्छा एक बात और, ऑक्सीजन और सल्फर के पास डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इनर डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते इनके पास, इसको क्रॉस कर देते हैं, मगर बाकी के एलिमेंट के पास इनर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, चलिए ना अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो होती है जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा तो कितना एनर्जी का लॉस होगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगी मतलब न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी एनर्जी रिलीज होगी वही कहलाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो वैसे तो ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऐसा लग रहा है ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है। तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सीलियम, टेलुरियम डाउन द ग्रुप करेगा, साइज इंक्रीज, ठीक है। जो सबसे छोटा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी सबसे ज्यादा, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की होनी चाहिए, पर नहीं होती। इनफैक्ट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लीस्ट होती है, सबसे कम, लोएस्ट। अब क्यों होती है लोएस्ट? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, और स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पे हो जाती है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, मतलब जो नया इलेक्ट्रॉन है पुराने जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में हो जाती है रिपल्शन। तो स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ऑक्सीजन के जो पहले के इलेक्ट्रॉन है और जो बाद में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी जो रिपल्शन में रहती है, और इस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इसकी कम हो गई है, इनफैक्ट लोएस्ट होगी। तो प्लीज रिमेंबर, ऑक्सीजन की सबसे लोएस्ट होती है ना। मेटालिक कैरेक्टर आप पहले ही पढ़ चुके हैं। मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। ट्रेंड मैं आपको पहले बता चुका। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सीलियम, टेलुरियम, पोलोनियम, उल्टा लिख दिया, इंक्रीज कर रहा है ना मेटालिक कैरेक्टर, एरो गलत लगा दिया। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, देयरफॉर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। यानी कि इस फैमिली के अंदर ऑक्सीजन, सल्फर और नॉन मेटल, obviously selenium, tellurium are metalloid और polonium is metal. Please remember, polonium is metal. Now next is about melting and boiling point. कोई एक्सेप्शन नहीं है, सेम ट्रेंड है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, वेन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेंगे, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ये मैं आपको पहले बता दिया। तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, देयर इज नो एक्सेप्शन एज सच, बिकॉज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to van der Waals forces of attraction, and which is directly proportional to the size, as simple as that, ठीक है। now next we have catenation, और इसमें भी यही प्रॉब्लम है। आपने पहले पढ़ा है कि कैटेनेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है बॉन्ड साइड पे, और बॉन्ड साइड डायरेक्टली डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, यानी कि जिसका साइज छोटा होगा उसका बॉन्ड ज्यादा होगा और उसका कैटेनेशन भी होगा। इस हिसाब से तो ऑक्सीजन का कैटेनेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉन्ड सबसे छोटी ना ना। यहाँ पे भी आगे एक्सेप्शन, ऑक्सीजन की नहीं होती, एक्चुअली सल्फर की होती है। तो सल्फर की कैटेनेशन ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। क्यों? अब ऑक्सीजन की कम क्यों हुई? ऑक्सीजन की लो है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज है छोटा। ऑक्सीजन का साइज छोटा है बेटा,
जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है, दोनों ऑक्सीजन बहुत नजदीक है, इसीलिए यहाँ पे हो जाती है लोन पेयर रिपरेशन, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। जो रीजन आपने नाइट्रोजन और फास्फोरस की कैटेनाइजेशन में पढ़ा था, सेम रीजन यहाँ पे भी आएगा। तो ऑक्सीजन की लो है बिकॉज स्मॉल साइज, और यहाँ पे लोन पेयर मतलब एक ऑक्सीजन का लोन पेयर दूसरे ऑक्सीजन के लोन पेयर को क्या करता है, रिपेल। तो दिस आर लोन पेयर रिपरेशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम देखिए, ग्रुप 16 के पास जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2np4, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो गए इनके पास टोटल कितने हुए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, यानी कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मगर डाउन द ग्रुप इनर D और F की एंट्री हो जाती है, जिनका शेडिंग में पुअर होता है, इसलिए डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस, यानी कि S के इलेक्ट्रॉन तो जिद्दी हो गए, अब जाएंगे नहीं, यानी कि नीचे वाले से +4 में रहना चाहते हैं, +4 में ज्यादा खुश हैं बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सीरियम, टेलुरियम, पोलोनियम, डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, यानी कि सबसे दुखी कौन है +6 में, पोलोनियम सबसे दुखी है, वो नहीं रहना चाहता +6 में। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट वी हैव, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि पोलोनियम इज मोर स्टेबल इन +4, पोलोनियम सबसे ज्यादा खुश है +4 में, क्योंकि वो कितने नहीं रहना चाहता, क्योंकि S के इलेक्ट्रॉन अब जिद्दी हो गए, नेट इफेक्ट आ गया ना। अगला है रिएक्टिविटी। देखिए रिएक्टिविटी यहाँ पे डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, देयरफॉर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, सो देयर इज नो सच एक्सेप्शन, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, देन सल्फर, सीरियम, टेलुरियम, यानी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, देयरफॉर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, तो बिकॉज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस इसीलिए रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अगला जो हम पढ़ रहे हैं वो हम हाइड्राइड्स पढ़ रहे हैं, मतलब आगे जो स्टार्ट हुए हैं वो हाइड्राइड स्टार्ट हुए हैं। हाइड्राइड्स तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अमोनिया में भी, नाइट्रोजन फैमिली में भी। ये हाइड्राइड बनाते हैं E2O फार्मूला के, E2O। अब E2O फार्मूला के क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को भी ले लो E2H सॉरी, बिकॉज मान लीजिए आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हाइड्राइड बनाना है, तो इनकी वैलेंसी होती है 2, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो 2 वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फार्मूला आता है H2, इस फार्मूला के हाइड्राइड बनाते हैं। तो अगर इनके हाइड्राइड्स की बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, तो डाउन द ग्रुप अगर आप इनका बॉन्ड एंगल देखें तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। जैसे आप वाटर की बात करें तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इनकी शेप है बेंड, बेंड है, 2 बॉन्ड बना रही है और साथ ही साथ इनके पास है 2 लोन पेयर। एक दिन इसका भी एक वीडियो बनाएंगे और चेक करेंगे, मतलब आपको बताएंगे, ट्रिक बताएंगे कि कैसे आपको पता चलता है कि यार कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, कैसे शेप निकालते हैं, कैसे लोन पेयर निकालते हैं, इसकी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मुझे पता चल जाएगा बच्चों को ज़रूरत है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड है या कोई भी एलिमेंट और 2 लोन पेयर हैं, तो यहाँ पे कौन सी रिपरेशन होगी बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपरेशन, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो वैसे sp3 में स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए 109.28, पर यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल फॉलो नहीं हो रहा है, एंगल कम हो गया क्योंकि यहाँ पे हो गई लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपरेशन, जिसकी वजह से एंगल डिक्रीज कर गया। ओके, चलिए एंगल डिक्रीज कर गया, और जब डाउन द ग्रुप जाता है तो एंगल और डिक्रीज करता है, यानी कि सबसे हाईएस्ट एंगल वाटर का है, सबसे लोएस्ट एंगल पोलोनियम का है। डाउन द ग्रुप एंगल डिक्रीज कर गया बिकॉज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, जो आपने एक्सप्लेनेशन नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ी थी, सेम एक्सप्लेनेशन यहीं पे। नाउ अगला है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। तो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, ये आपको पता है, और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है ना। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। अगर आप देखें सॉरी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, therefore boiling point and increases या melting point। फिलहाल इसी बात में boiling point की, अच्छा सॉरी वॉलेटिलिटी पहले रह गया, चलिए एक बात से समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं पहले बॉन्ड एंड बॉइलिंग पॉइंट बता देती हूँ बिकॉज़ मैंने बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लिखा है, यानी कि इस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट वाटर का लोएस्ट होना चाहिए ना, पर नहीं होता, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। और क्या हुआ रीजन इसका, क्या रीजन लिखोगे बेटा, क्यों होता है,
क्योंकि वाटर में जो है वो किसी में नहीं है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी थोड़ी देर पहले बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फोन में होती है, ठीक है। तो क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया हाईएस्ट। बाकी ट्रेंड सेम चल रहा है, ठीक है। यानी कि सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, वाटर वैसे यहाँ नहीं चाहिए पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अब ये विजेता है, यानी कि इसका सबसे ज्यादा है। डाउन द ग्रुप वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस मगर वाटर का हाईएस्ट है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाईएस्ट ड्यू टू एक्सेप्शन है ये, हाईएस्ट बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी वहाँ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ जाएगा, मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके नाउ अब यहाँ पे हमारा वॉलेटिलिटी रह गया था। वॉलेटिलिटी देखिए क्या होता है, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कितनी जल्दी वो वेपर बना सकता है, उसकी वेपर बनाने की क्षमता, कितनी जल्दी उड़ सकता है। देखिए अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना तो जल्दी वेपराइज होगा, है ना, यानी कि इसका वॉलेटाइल नेचर बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी कब अच्छी होती है, जब उसकी अट्रैक्शन कम होती है पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि वॉलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ रही है क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीजेस वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस देयरफॉर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। तो क्योंकि डाउन द ग्रुप अट्रैक्शन बढ़ रही है तो वॉलेटिलिटी कम हो गई, यानी कि सबसे कम वॉलेटाइल वो होगा जिसका अट्रैक्शन कम है, यानी कि वाटर, क्योंकि सबसे छोटा है। पर नहीं, वाटर की वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। तो दोबारा समझिए वॉलेटिलिटी क्या होता है, वॉलेटिलिटी जब अट्रैक्शन कम होगी तो वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। अब डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, देयरफॉर वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती हैं। अगर अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए, है ना। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, देयरफॉर वॉलेटिलिटी डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल वाटर होना चाहिए, पर नहीं, वाटर लीस्ट वॉलेटाइल होता है, ठीक है। क्यों, सेम बात है क्योंकि इसमें आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप ऐसे समझ लीजिए इस बात को, वॉलेटिलिटी को आप शॉर्टकट में ऐसे समझ लीजिए कि वॉलेटिलिटी बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसकी वॉलेटिलिटी उतनी कम होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका उल्टा कर दो, ये रहा, सॉरी उल्टा करना है ना, ऐसे करना है, यानी कि वाटर इज द लीस्ट वॉलेटाइल, क्योंकि क्या, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हर जगह आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा एसिडिक कैरेक्टर। नाउ अब एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे उसी चीज पे डिपेंड करता है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन पे। एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइड्रोजन कितना लॉस हो रहा है जल्दी, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी वीक है, या ऐसे कह लीजिए एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा वो जल्दी हाइड्रोजन को लॉस करेगा, वो उतना अच्छा एसिड होगा। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी बेटा, पोलोनियम की ऑब्वियसली, यानी कि सबसे अच्छा एसिड भी यही है, ठीक है। अगर आप पोलोनियम नहीं भी देख रहे तो टेल्यूरियम तक तो एटलीस्ट फॉलो करेंगे। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम। डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज़ डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस बिकॉज़ डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, यानी कि टेल्यूरियम इज मोस्ट बेसिक। अगर पोलोनियम भी आ रहा है ट्रेंड में, अगर आप पोलोनियम को भी इंक्लूड कर देते हो, पोलोनियम सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, ओके। नेक्स्ट वी हैव थर्मल स्टेबिलिटी। नाउ थर्मल स्टेबिलिटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है हीट सहने की क्षमता, कितने अच्छे से हीट सह सकता है। अब भाई बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो ज्यादा सह सकता है, यानी कि ज्यादा थर्मली स्टेबल है। तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड वीक होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है जी। तो जो ट्रेंड आपने यहाँ लिखा उसको उल्टा लिख दो, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है, वाटर की, यानी कि सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल भी वाटर है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम। क्या समझे, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इसे करते रहो, कर देते हैं।
down the group size increases, therefore bond length increases, therefore acidic character increases, and thermal stability decreases. Thermal stability decreases. क्योंकि बॉन्ड वीक होगा तभी तो जल्दी टूटेगा. तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल वाटर है, टेल्यूरियम लीस्ट है. नाउ ट्रेंड यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ. यानी कि यहाँ पे ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. ओके, नेक्स्ट वी हैव रिड्यूसिंग कैरेक्टर. रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी सेम ही चलता है. रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के. रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. ये मैंने आपको पीछे वाले इसमें बता दिया है ग्रुप में. यानी कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो जल्दी हाइड्रोजन लॉस होगा और ज्यादा अच्छा रिडक्शन शो करेगा, मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ठीक है. नाउ तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यानी कि डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, यानी कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस. ओके, चलिए तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, देयरफॉर रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस. Last we have an acidic character. Now, acidic character. Okay, now acidic character हाइड्राइड का नहीं देख रहे हैं. सॉरी, acidic character हाइड्राइड का ऑलरेडी हो गया. हम acidic character देख रहे हैं ऑक्साइड्स का, जैसे सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. ऑक्सीजन का ऑक्साइड तो क्या होगा, वो तो खुद ही ऑक्सीजन है. सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम देख रहे हैं. ओके, नाउ अब ध्यान आपने ये रखना है कि अगर आपके पास ऑक्साइड्स आ जाते हैं तो क्या ध्यान रखना आपने, अगर आपके पास ऑक्साइड्स हैं तो ऑक्साइड्स में एसिडिक कैरेक्टर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है शायद, कि आप एसिडिक कैरेक्टर का कैसे पहचान सकते हैं. ठीक है, एक बार चेक कर लेना. अगर मैंने बना रखा होगा तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं. ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर, ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर दो चीजों पर डिपेंड करता है. पहला ऑक्सीडेशन, पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम. किस किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर पे. अगर आप इनकी बात करें तो पहले तो आप ये पहचानोगे क्या है, ये ऑक्साइड्स है. मैंने इसका एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, मुझे याद आ गया अब तो. ठीक है, याद वापस आ गई है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी. नाउ ये सारे ऑक्साइड्स हैं और आपने देखने के चेंज क्या होता है. ये हाइड्राइड नहीं है. हाइड्राइड में तो बहुत सारे एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड है और हाइड्राइड्स, और हम ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं. तो हाइड्राइड में, सॉरी ऑक्साइड्स में आपने चेक करना है कि क्या चेंज हो रहा है सेंट्रल एटम का. ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज ही नहीं हो रहा बिकॉज दे ऑल हैव प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. फिर केस आपको नहीं पता चल रहा है तो आप वहां से देख लेना. तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबकी सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर तो सबका सेम है, तो वो नहीं देखेंगे. हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब देखिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है ना. अच्छा, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर. यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज कर जाएगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा. तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मतलब ऑक्सीजन तो देख ही रहे हम, तो सल्फर हुआ. तो सल्फर क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा. याद रहेगा क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, क्या तुक्का लगाया, मतलब क्या फैक्ट लगाया है, तुक्का नहीं है भाई, फैक्ट है. केमिस्ट्री चल रही है. एसिडिक कैरेक्टर को केवल गलती से ना जवान से चला जाए. एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एसिडिक कैरेक्टर उसका ही ज्यादा होगा. ठीक है, इतना ही करते हैं. वीडियो पसंद आए तो शेयर कर लेना, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और जो भी करते हैं कर लेना. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच.